गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मील मैनेजमेंट, मील प्लानिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडल्टहुड यानी वयस्कावस्था में पोषण। किस प्रकार से एक वयस्क पुरुष या स्त्री के लिए आहार योजना का निर्माण करना है, मील प्लानिंग करना है, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम जानेंगे। प्रैक्टिकल जो थ्योरी पढ़ेंगे, जिन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, जिसके आधार पे हमें ये आहार आयोजन करना है, उसको ध्यान में रखते हुए, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आहार योजना का निर्माण करेंगे। आहार योजना में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक सैंपल टेबल के रूप में मैं आपको उदाहरण देते हुए भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको आहार योजना की तालिका बनानी है। तो इस प्रकार से हम प्रोसीड करेंगे। तो वयस्कावस्था में न्यूट्रिशन या वयस्कावस्था में पोषण जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें जानना ज़रूरी है कि किस व्यक्ति के लिए हम आहार आयोजन कर रहे हैं, और कुछ बेसिक एलिमेंट्स का जानना भी ज़रूरी है, जैसे कि उसका एक्टिविटी लेवल क्या है। एक्टिविटी लेवल से तात्पर्य है क्रियाशीलता उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की, स्त्री या पुरुष जो भी हो सकता है वो, तो उसकी कितनी क्रियाशीलता है। क्योंकि हमारा ऊर्जा का जो व्यवस्थापन होता है, जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, और जितनी हमें आवश्यकता होती है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये रेगुलेट किससे होता है? ये हमारी एक्टिविटी लेवल से होता है। और एक्टिविटी लेवल 3 तरीके का हो सकता है, साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा लाइट सेडेंट्री एक्टिविटी कर रहा है तो वो लाइट एक्टिविटी कर रहा है, सेडेंट्री लेवल हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से कोई बीच बीच का मध्यम स्तर पे कर रहा है तो वो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। और जो अधिक क्रियाशील है, जैसे कि मजदूर या इस प्रकार का जो अधिक शारीरिक श्रम का कार्य कर रहा है, वो हो जाएगा अधिक क्रियाशीलता वाली श्रेणी में। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसके एनर्जी एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए आहार योजना का निर्माण करते हैं। तो वयस्कावस्था में यानी एक एडल्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या हमें ज़रूरी है, किस प्रकार से हम आहार योजना बनाएंगे, आज इसका अध्ययन हम करेंगे। तो जब भी हम आहार योजना बनाते हैं, आहार योजना, मेन्यू प्लान, मील प्लान के अंतर्गत हम मेन्यू प्लान बनाएंगे। क्या क्या अंतर होता है मील प्लानिंग में? क्या होता है मील प्लानिंग से तात्पर्य है कि हम पूरे दिन में उसे अलग अलग समय पे क्या आहार दे रहे हैं, वो एक मील प्लान है, जिसमें हम उसके रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस को ध्यान में रख रहे हैं। यानी कि आहार में कितनी सुझावित मात्रा है विभिन्न पोषक तत्वों की, उसको ध्यान में रखते हुए हम आहार योजना का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो आहार योजना है, तो वो आहार योजना उसको डेली का पोषण दे रही है, डेली का न्यूट्रिशन दे रही है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जितने भी हैं और खनिज, कितनी उसको एक दिन में आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रही है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में और आपको जानकारी लेनी है, पूर्व में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका अध्ययन करें, देखें उसे दोबारा, तो आपको ये पूरी टेबल समझ में आ जाएगी और क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखें, इसमें है रेफरेंस मैन एंड वुमेन। रेफरेंस मैन से क्या तात्पर्य है? जो एक आदर्श, एक कहीं कोई स्टैंडर्ड हमको लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड आधार लेना पड़ता है, क्योंकि उस आधार को देख के ही हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, या ये चीज़ इतनी सुंदर है या कम सुंदर है। तो आप कोई भी चीज़ को मापने के लिए, उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए क्या करते हैं? एक लेवल, एक स्तर निर्धारित करते हैं। तो रेफरेंस मैन से क्या तात्पर्य है? हम आदर्श रूप में मान लेते हैं कि भाई करीब 60 किलो का शारीरिक भार होगा, एक वयस्क व्यक्ति है, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा उसे प्रतिदिन चाहिए, या कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, या कितने विटामिन और खनिज की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब हम रेफरेंस विमेन की बात करते हैं, यानी आदर्श रूप में एक महिला, एक स्त्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आगे हम पोषण का निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए हम मानते हैं कि एक रेफरेंस विमेन
यानी कि वही 20-25 साल की उसकी उम्र है और उसका वज़न 50 kg के अराउंड है, 50 किलो उसका वज़न होगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ जाती है, उसका एक्टिविटी लेवल, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रही थी। एक्टिविटी लेवल से तात्पर्य है शारीरिक परिश्रम कितना वो व्यक्ति कर रहा है, उसका ऊर्जा का खर्च कितना हो रहा है, ताकि उसी के हिसाब से उसके पोषण का आयोजन किया जा सके। अब सेडेंट्री, मॉडरेट और ग्रेटर एक्टिविटी है या अधिक क्रियाशील कह सकते हो आप हिंदी में उसे। दो चीज़ होती हैं, दो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बोलते हैं। ये भी मैं चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, BMR क्या होता है, यानी पूरी तरीके से आपका शरीर रेस्टिंग फेस में है, आराम कर रहा है, जैसे कि आप आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, उस समय आपकी शरीर की क्रियाओं को चलने के लिए, सुचारू संचालन के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, क्या पोषण चाहिए, वो चीज़ आपके मेटाबॉलिक रेट को डिफाइन करती है। उसे हम बेसल मेटाबॉलिक करते हैं, रेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधारीय चयापचय दर। इससे तात्पर्य ये है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी शरीर को ऊर्जा चाहिए, फिर भी शरीर की एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, आप चलने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जैसे सांस ले रहे हैं, पाचन हो रहा है, सोच रहे हैं, या आपके शरीर में नर्व्स, तंत्रिकाओं में से मैसेज पास हो रहा है, संदेश प्रसारित हो रहा है, विभिन्न हार्मोनल क्रियाएं हो रही हैं, एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएं, ये तंत्र तो अपना अपना काम कर रहे हैं और हर काम को करने के लिए कुछ ऊर्जा तो आवश्यक रूप से लगती ही लगती है। तो इसीलिए ये तो हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय चयापचय दर। दूसरी चीज़ क्या जाननी ज़रूरी है कि अब क्रियाशीलता कितनी है। एक मजदूर जो काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है, या एक कारीगर जो काम कर रहा है जिसमें मूर्ति बना रहा है, या इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसका बार बार हाथ, पैर, क्रियाएं, आंखें, सब कुछ लग रहा है, उसकी शक्ति लग रही है। या एक गृहिणी काम कर रही है, मान लीजिए वो हाथ से कपड़े धो रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, और इसी प्रकार से बाकी सफाई कर रही है, घर में कपड़े प्रेस कर रही है, इन सब चीज़ों में भी तो ऊर्जा लगती है। या एक स्टूडेंट है, किशोर है या किशोरी है, जो कि कॉलेज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जा रहा है, आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है, तो उसमें भी ऊर्जा लग रही है। तो किसी भी व्यक्ति को हम एक रेफरेंस मैन और वुमेन को ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन है ये तो निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रभावित होगी उसकी क्रियाशीलता पे। तो कुछ 3 एक्टिविटीज़ में बांट दिया है कि सेडेंट्री है, मॉडरेट है, और उसके अलावा ओवर एक्टिविटी या ग्रेटर एक्टिविटी जो भी है, यानी हिंदी में साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके आधार पे कैलोरी का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट आ जाता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन से क्या तात्पर्य है, क्या अवस्था है, शारीरिक अवस्था में कुछ बदलाव है क्या। एक नॉर्मल स्त्री जो है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता या पोषण की आवश्यकता अलग होगी, और दूसरी एक स्त्री जो उसी एज की है उतना ही काम कर रही है लेकिन गर्भवती है या धात्री है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता उससे अधिक होगी। इसी प्रकार से अगर कोई एक महिला जो गर्भवती भी है और मजदूर महिला है, यानी वो अधिक श्रम वाला, अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य कर रही है, तो उसके लिए भी ये उसकी ऊर्जा की आवश्यकता और भी ज़्यादा हो जाएगी, पोषण की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी। तो या फिर कोई पेशेंट है, ज्वर से पीड़ित, फीवर से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी। एक एक कंडीशन हम पढ़ेंगे, नॉर्मल और थेराप्यूटिक दोनों होता है। आप देखो, नॉर्मल न्यूट्रिशन से तात्पर्य है सामान्य अवस्था में पोषण, और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन से क्या मतलब है, उपचारात्मक पोषण।
यानी कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया है व्यक्ति, तो उसके उपचार के लिए हम आहार के द्वारा क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे जो उसको मदद करेंगी, उसको उपचार के रूप में या उसको ठीक होने में, उसको रिकवर करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि हर कंडीशन में कुछ कुछ बदलाव, कुछ कुछ परिवर्तन शरीर में देखने के लिए आते हैं। एक एक कंडीशन हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कंडीशन को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं एडल्टहुड, वयस्कावस्था। अब देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिस है, एक आधार है जिसको अगर आपने ध्यान रख लिया तभी आप आहार तालिका का निर्माण कर पाएंगे, तभी आप ठीक से मील प्लानिंग कर पाएंगे। नहीं ध्यान दिया तो मील प्लानिंग गलत होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक्टिविटी है पुरुष की। पुरुष जो साधारण परिश्रम कर रहा है उसकी 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन है। इसी प्रकार से जो पुरुष मध्यम क्रियाशीलता कर रहा है उसकी 2800 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता है, और जो अधिक परिश्रम कर रहा है पुरुष, उसकी 3900 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता है। प्रोटीन 55 ग्राम और कैल्शियम कितना है, 0.4 से 0.5 ग्राम, यानी कि 400 से 500 मिलीग्राम। दोनों चीज़ों में यूनिट्स में इकाई का अंतर आ जाता है। वही अंतर जैसे मीटर और किलोमीटर में होता है, तो जब आप ग्राम में लिखेंगे तो 0.4 टू 0.5, और आसान भाषा में आपको ध्यान रह जाए, याद रह जाए, तो आप 400 से 500 मिलीग्राम कह सकते हो। आयरन कितना चाहिए, आयरन लौह तत्व चाहिए 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको कि पुरुष की क्रियाशीलता के हिसाब से और पोषक तत्वों की मांग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मुख्य रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है किस पे, कैलोरी की आवश्यकता पे। तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ लें, कैलोरी की आवश्यकता कितनी है। अब जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाएं, तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये 3-4 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है जिसका आपको मेंशन आरडीए में करना है। याद आपको आगे का भी रहना चाहिए, जो टेबल में पहले शेयर कर चुकी हूँ आपसे, जिसमें कि लिखा होता है कि उसको आगे कितना विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कितना चाहिए, या थायमिन कितना चाहिए, या जो भी और फॉलिक एसिड कितना चाहिए। वो जितने भी विटामिन और खनिज आगे उस टेबल में इंक्लूडेड है। आईसीएमआर की टेबल मैंने आपसे शेयर की हुई है, उसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लें और उसको कॉपी में उतार लें और उसको बार बार रिवाइज करें, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। तो ये तो बात हुई पुरुष की। तो ये सब एक रेफरेंस पुरुष की जो अभी हम बात कर रहे थे ना, आदर्श पुरुष, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दूसरी आ जाती है स्त्री, यानी कि रेफरेंस वुमेन। आदर्श रूप से हम स्त्री के लिए क्या समझ रहे हैं, जो साधारण परिश्रम कर रही है उसके लिए 1900 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जो मध्यम परिश्रम कर रही है उसके लिए 2200 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता है, और जो अधिक परिश्रम कर रही है उसके लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता है। प्रोटीन की आवश्यकता तीनों के लिए सेम ही है, कितनी, 45 ग्राम प्रतिदिन, और कैल्शियम की आवश्यकता भी 400 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों की ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आयरन की रिक्वायरमेंट में अंतर है। जहाँ लौह तत्व पुरुषों को 20 मिलीग्राम चाहिए प्रतिदिन, वहीं महिलाओं को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि माहवारी में, मेंसेस में जो उनको लॉस होता है, उन ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से नए रक्त का निर्माण होना होता है, और रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेबल में स्पष्ट हो रहा है। और फिर गर्भावस्था में भी देखो आप क्या ऐड हो जाएगा, 0 से 6 माह का होगा
5 माह कंप्लीट हो गए, 300 कैलोरी ऊर्जा प्लस कर देनी है। यानी अगर कोई साधारण परिश्रम करने वाली गर्भवती स्त्री है तो 1900 प्लस 300 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियरली इसी प्रकार से प्रोटीन में भी 10 ग्राम प्लस कर देना है, जमा कर देना है, यानी प्रोटीन कितना हो जाएगा, 45 की बजाय 55 हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 1000 मिलीग्राम, क्योंकि भ्रूण का शिशु का विकास हो रहा है। तो गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। आयरन की रिक्वायरमेंट देखें, आयरन का रिजर्व भ्रूण में जो गर्भ में विकसित हो रहा है उसके शरीर में आयरन का रिजर्व डेवलप होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आयरन की आवश्यकता, लौह तत्व की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 40 मिलीग्राम्स प्रतिदिन। तो इस प्रकार से ये अंतर आता है, ये RDA के अंतर्गत हमने देखा। आगे इसके दूसरे भाग में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।